हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूँ राकेश, आप प्लेगर न्यू का टाइम जिसका नाम है क्लास 11 ज्योग्राफी। क्वेश्चन पेपर आपसे स्टूडेंट जानते हैं 24 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ आपके सामने में। और ये क्वेश्चन पेपर संख्या हमारा 2 है। इससे पहले भी आपसे स्टूडेंट का मैंने क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट करा दिया है। वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फटाफट से जाकर के देख लेना। और इस वाली वीडियो के अंदर आप क्वेश्चन पेपर संख्या मैं 2 कराने जा रहा हूँ। हमारा जो उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य ये है कि 70 में से 70 मार्क्स लेकर के हमारे को आना है हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर। इसलिए आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपके एग्जाम के में 70 में से 70 मार्क्स हो जाए। तो आपको मैं बता दूं, आप सभी स्टूडेंट को मेरा वीडियो क्यों देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए। ठीक है, क्यों देखना चाहिए मैं आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि मैं आपको जितने जो क्वेश्चन पेपर कराता हूँ वो है जो क्वेश्चन पेपर के अंदर में जो क्वेश्चंस आपके होते हैं आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, जिनके एग्जाम में आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए आप स्टूडेंट हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखा करो। इसलिए ठीक है, तो चलो अपनी क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट को बता दूं, चलो ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन पेपर कराने जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन पेपर संख्या 1 के अंदर जो मैंने कराया था वह आपका 2025-26 का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, तो इस बार में जो क्वेश्चन पेपर संख्या 2 करा रहा हूँ वह आपका 2023-2024 का, मतलब कि 2024 का एनुअल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये तो आपके 2024 का एनुअल क्वेश्चन पेपर आएगा, इसलिए आपके ये पीवाईक्यू इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वे आपके एग्जाम के लिए 2025-26 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्लास 11 ज्योग्राफी है, सब्जेक्ट कोड नंबर क्या होता है हमारा 029 होता है। 70 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर होता है। 3 घंटे का समय हमारे को दिया जाता है क्वेश्चन को आंसर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलो करते हैं। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपसे सुना, हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। तो इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलते रहे हमेशा। चलो तो आगे करते हैं। आपको सामान्य सबसे पहले जो हमारा असली क्वेश्चन पेपर होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सामान्य देश को पढ़ना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अगर इसको आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो 15-15 मिनट्स का आपको समय दिया जाता है, तो इसमें पढ़ लिया करो फटाफट से। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इसको आप एग्जाम में पढ़ लेना, अभी पढ़ करके हम क्यों टाइम इसको वेस्ट करें बड़ा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ना जरूर उस एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, खंड का से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर 17 आपके एमसी क्वेश्चंस होते हैं, सभी को पता है एमसी क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन हम करना चाहते हैं। ठीक है, करते हैं। अभी तक जिस स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। चलो करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के विकास के लिए, ठीक है, के निम्नलिखित चरणों को कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। जो हमारा पृथ्वी का जो हमारा वायुमंडल हुआ था, उसका विकास हुआ था, उसका जो कालानुक्रमिक सबसे पहले कौन हुआ, क्या विकास हुआ पृथ्वी के वायुमंडल का, फिर उसके बाद में क्या विकास हुआ, फिर क्या विकास हुआ, उस आधार पे हमारे को इसका आंसर देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, देखो। सबसे पहले जो हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा होता है आदिम काल। ठीक है, आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास। जो पहले पुराने जमाने के पुराने समय के जितने भी हमारे वायुमंडल में गैस थे उनका सभी का ह्रास हो गया, वह खत्म हो गए। फिर दूसरी जो प्रक्रिया हमारी हुई थी, पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसों और जल वाष्प का बाहर निकलना। फिर हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग के में से केंद्र की तरफ से हमारा क्या होता है, गैसों का और जल वाष्प बाहर निकले थे। दूसरी प्रक्रिया, दूसरा ये हुआ था। फिर जाकर हमारा तीसरा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुई थी, इसके कारण हमारे वायुमंडल का आपका विकास हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है इसका, सी इसका राइट आंसर आपका पहले तीसरा आएगा, फिर आपका पहला है, फिर आपका दूसरा है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, एक बार बोलूंगा दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ये जो क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इनके आने के बाद आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ। करते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, ब्रह्मांड के विकास के निम्नलिखित तथ्यों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ब्रह्मांड जो हमारा यूनिवर्स है उसका निर्माण जो हुआ था, तो उसके कौन कौन से पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसे ऊपर करे थे वही हमारे को वही स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था बताओ, सबसे पहला हमारा तो दूसरा इसका पहला हुआ था, पहली प्रक्रिया क्या थी, पहला स्टेप क्या था, पहला ये है सभी पदार्थ एक ही परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। मतलब कि सभी के सभी जितने भी जो ब्रह्मांड था ना, सबसे पहले हमारे क्या था, एक ही क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, फिर दूसरा हमारा क्या हुआ, दूसरी जो स्टेप है दूसरा जो हमारा हुआ, ठीक है, व्यस्त विस्तार। अभी ये क्या होगा ना, ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया भाई। क्या हो गया, ये बड़ा सा क्षेत्र छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया। ठीक है, ये टूट गया। फिर जाकर तीसरी प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है, परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण। परमाणु पदार्थ जो ये हमारा जो है पदार्थ था, परमाणु वाला पदार्थ था, इसे टूट करके छोटे छोटे परमाणु पदार्थ आपके बन गए। तो सबसे पहले प्रक्रिया क्या हुआ था आपका, सबसे पहले प्रक्रिया आपका है इसका
पहले दूसरा हुआ था, दूसरा तीसरा, पहला इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है? भूगर्भ, ठीक है, भूगर्भ मतलब कि पृथ्वी के केंद्र का हमारे को प्रत्यक्ष स्रोत है, ठीक है, डायरेक्ट स्रोत है, ठीक है, मतलब कि पृथ्वी के केंद्र को, पृथ्वी का केंद्र हमारा जैसे कि उपस्थित है, ठीक है, तो उसके अंदर में क्या पदार्थ है, क्या पदार्थ नहीं है, तो उसका उसकी जानकारी कौन देता है, कौन सी चीज देता है, इन सब में से बताओ। तो हमारा इसका प्रत्यक्ष जो स्रोत है हमारा क्या आएगा? जलवायु, ठीक है, जलवायु ज्वालामुखी उद्गम, जो हमारा पृथ्वी के केंद्र ज्वालामुखी उद्गम होता है, तो ये इसका प्रत्यक्ष स्रोत है। ठीक है, बाकी आपके ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपके अप्रत्यक्ष स्रोत है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म? एक बात ध्यान रखना, अपने एग्जाम के अंदर में फाइनल एग्जाम देने जाओगे तो क्वेश्चन को पहले प्लीज 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 ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना, फिर जाकर आंसर लिखना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर जाके आंसर लिखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर जाके आंसर लिखना। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बस, ताकि आपके मार्क्स ना कटे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हमारे को कौन सा सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है हमारे को बताना। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा बी, फिलीपींस। जो फिलीपींस आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास में है ही नहीं। आप देखो फिलीपींस जो हमारा है, भारत के बगल में जाओगे, भारत के आप किसमें कौन सी दिशा में बोल सकते हैं हम, पूर्व दिशा की तो ओर में जाओगे, उधर की साइड में फिलीपींस पड़ता है हमारा। तो फिलीपींस मे भी एग्जैक्ट मैं भी नहीं याद है, हाँ उधर के साइड ही पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा फिलीपींस इसका सही है। फिलीपींस जो हमारा है प्लेट है, कहाँ पर? फिलीपींस आपके फिलीपींस क्या बोलते हैं, फिलीपींस महाद्वीप है, क्या होता है? फिलीपींस प्लेट के पास ये मेरा जो प्लेट है, फिलीपींस जो द्वीप होता है, द्वीप, ठीक है, फिलीपींस द्वीप पे ये पाया जाता है, तो इसलिए ये हमारा गलत है। ठीक है, आगे एक सेकंड रुक जाना, इसको डिटेल में थोड़ा बता दूं मैं। ठीक है, तो ये रहा, फिलीपींस सागर में पाया जाता है। क्या है मेरा? ये मेरा फिलीपींस सागर में पाया जाता है। ठीक है, फिलीपींस सागर में पाया जाता है। आपको क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए और आंसर की का पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट से ज्वाइन कर लो। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी हमारे वीडियो को देख करके वे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूं, आप तैयारी कर लेना। आंसर मैं एमसी क्वेश्चन को बता दूंगा, बाकी आपके लोगों को आपको खुद से, या जो मैंने आंसर करा रखा है उसको ट्रांसलेट कर लेना। वो एकदम सिंपल सादे से, बहुत एकदम सटीक आंसर रहेगा, सिंपल भाषा में, जो आपको डायरेक्ट आपको आसानी से याद हो जाने वाले हैं। ठीक है, वैसे लिखे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने फिफ्थ है, रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? रासायनिक अपक्षय, देखो अपक्षय की प्रक्रिया क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपक्षय का मतलब समझो कि अपक्षय जैसे कि हमारे चट्टान होते हैं, पर्वत चट्टान हो गया, ठीक है, और चट्टानी हो गया, और ठीक है, चट्टान हो गया, पठार सब हो गए, वह क्या होते हैं ना हमारे, जैसे कि हमारे भौतिक कारक हो गया, भौतिक कारक, रासायनिक कारक और जैविक कारक से क्या होता है, वे छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। ठीक है, तो बस उसी को अपक्षय कहते हैं। तो इसमें हमारे बोल के रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय के अंदर में आपका क्या होता है, जैसे कि अपने रासायनिक के अंदर में, जैसे कि हमारे इसके अंदर में क्या हो जाएगा, जैसे कि जल हो गया, जल के द्वारा टूटना, और जल हो गया, और हवा द्वारा टूटना, जल हवा द्वारा टूटना। ठीक है, पठार हमारे क्या होता है, क्या बोलते हैं, पठारों का, ठीक है, पर्वतों का, चट्टानों का, इन सबका हमारा क्या है, हवा और जल द्वारा टूटना। ठीक है, तो यही बस, तो कौन सा सत्य नहीं है हमारे को बताना है। पहला ऑप्शन हमारा है ये प्रक्रियाएं कुछ अनुपयुक्त बलों पर निर्भर करती है, तो ये आपका गलत है। दूसरा हमारा ये अधिकांश तापीय विस्तार एवं दबाव के नियुक्त होने के कारण होता है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, दो आपका सही है। ये जो हमारा रासायनिक अपक्षय जो हमारा होता है, विलयन, कार्बोनेटीकरण, ठीक है, और जल योजना और ऑक्सीकरण प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। मैंने बोला ना, जल द्वारा, आपके वायु द्वारा, ये हमारा क्या होता है, अपक्षय होता है, रासायनिक अपक्षय होता है। नेक्स्ट हमारा आएगा, ये भी हमारा सही है, और चौथा भी हमारा सही है, ऑक्सीजन, धरातीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण, मतलब कि चट्टानों को टूटना। तो तीसरा चौथा सही है, कौन सा सही हमारा नहीं है, क्या हमारा पहला और दूसरा हमारा सही नहीं है, पहला दूसरा सी इसका राइट आंसर है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ, देख लेना। ये आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझना है इस चीज को, तो यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो कथन आपका एक है, ये आपका असत्य है, क्योंकि रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया मुख्य रूप से जल हो गया, ऑक्सीजन अम्लों के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करती है, ना कि अनुपयुक्त बलों पर। ठीक है, दूसरा कथन हमारा क्यों गलत है, क्योंकि तापीय विस्तार दबाव का नियुक्त होना यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया है, ना कि रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिकी विखंडन व रासायनिक वियोजन को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था अपक्षय। चट्टान क्या होता है, सेलों के अंदर भी
कई इस प्रकार के सेल होते हैं, उसमें हमारे चट्टान भी आते हैं, कई सारे चट्टान भी आते हैं, शामिल होते हैं। तो उसके अंदर में हमारा जो यांत्रिक विखंडन हो गया, माने भौतिक विखंडन, भौतिक हो गया, रासायनिक विखंडन से हमारे का तो चट्टान छोटे-छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। बस वही आ गया। नेक्स्ट करते हैं हम स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट का निर्माण होता है। किसका, इन दोनों का निर्माण कैसे होता है हमारे को बताना है। इसका 20 का रेफरेंस है, कैल्शियम कार्बोनेट के निक्षेप द्वारा होता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। 8 क्वेश्चन है, दिए गए विवरण से ज्वार के प्रकार की हमारे को पहचान का है। ज्वार की प्रकार, कई प्रकार के ज्वार होते हैं। एक तो मतलब कि कम प्रभावी, कम प्रभावशाली आपका ज्वार होता है। ज्वार भाटा जानते हो ना, ज्वार भाटा, और एक अधिक ज्वार भाटा होता है, अधिक प्रभावशाली ज्वार भाटा होता है। दो तरह के होते हैं और एक आध तरह के और होते हैं। ठीक है, तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, मतलब कि सूर्य और चंद्रमा की जो स्थिति है हमारा ज्वार की ऊंचाई को, ज्वार कितना हमारा तेज होगा, ठीक है, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, कितना प्रभावशाली होगा, उसको क्या कहता है, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट बाय क्या कहता है, प्रभावित करता है। और जब तीनों एक सीधे में होते हैं, जब हमारा क्या, जब हमारा पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तीनों एक ही सीधे में भाई। जैसे चंद्रमा ये है और चंद्रमा ये है, पृथ्वी ये है और सूर्य मान लो ये है, तो तीनों की तो क्या एक लाइन में ही है, क्या एक लाइन में ही है। ठीक है, तो हमारा तब ज्वारीय उभर, ठीक है, तो ज्वारीय उभार अधिकतम होता है ऐसे महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय और दूसरा हमारा अमावस्या के समय। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बृहद ज्वार कहते हैं। बृहद ज्वार मतलब कि तेज दीर्घ ज्वार या बड़ा ज्वार हम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में, निम्नलिखित में से लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी हमारा, अमरा, ठीक है, कमरावती। ठीक है, आप एक बार ना थोड़ा सा ना पढ़ जरूर लेना, क्योंकि देखो इस तरह के क्वेश्चन आप राजधानी वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो राजधानी भी एक बार जरूर कर लेना, आसान होता है, फटाफट से याद कर लोगे। ठीक है, अपने दोस्तों में खेलते रहना, फटाफट से दोस्त को पूछना ये इसकी राजधानी बता, दोस्तों आपसे पूछा इसकी राजधानी बता, दोस्त ऐसे करके ना फटाफट से याद कर लोगे आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को देख लें। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है, 10th है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे दक्षिण अक्षांश कौन सा है। दक्षिण अक्षांश कौन सा हमारा, ये रहा 8 डिग्री 45 उत्तर, ये हमारा दक्षिण अक्षांश है। और इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझा देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ये रहा, देखो, तो हमारे से उत्तर से दक्षिण जो हमारा अक्षांश है, तो उत्तर के अंदर जो मेरा रहेगा, उत्तर के अंदर में मेरा कितना है, मैं 37 डिग्री है। ठीक है, 37 डिग्री 6, और हमारा दक्षिण के अंदर में कितना है, 4 डिग्री 4, ठीक, 8 डिग्री 4 ये हमारा है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश है। आगे करते हैं पश्चिम से पूर्व, तो मेरा पश्चिम में कितना है, मेरा 68 60 है। ठीक है, और 57 25 है मेरा पूर्व देशांतर में। ये चीज ध्यान रख लेना, ये आपके आ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, और भी इससे रिलेटेड में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बन सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। भारत कौन सी थी, कौन से गोलार्ध में स्थित है, हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये ध्यान रखना। दूसरा, उत्तर दक्षिण विस्तार, हमारा जो उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, मतलब कि हमारा सीधे में ऐसे में विस्तार हमारे भारत का कितना है, हमारा 3214 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व में यहां से लेकर के यहाँ तक ऐसे चौड़ाई में इसका विस्तार कितना हमारा है, कम 29 33 किलोमीटर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने करा दिया। आगे बढ़ जाते हैं। 11 क्वेश्चन है, कुछ विद्यार्थी भ्रमण के लिए वेरीनाग झरना जाते हैं, वह उनको कौन सी नदी प्रभावित होती हुई दिखाई देती है। वेरीनाग जो झरना है हमारा झेलम नदी पर के आसपास में स्थित है। ठीक है, तो कौन सी नदी वहां पर आसपास में स्थित है, हमारे झेलम है। आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन, हिमालय अफवाह में अनेक नदी तंत्र हैं, अनेक नदी तंत्र में अनेक नदी बहते हैं उसमें। तो हिमालयी अफवाह तंत्र के सही नदी तंत्र का हमारे को चयन करना है। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन बताओ ना, हमारे देखो हिमालय अफवाह तंत्र के अंदर में कौन कौन सी नदी आते हैं, हमारे गंगा आता है, ब्रह्मपुत्र आता है और हमारा सिंधु आता है। और दक्षिण गंगा जो हमारा क्या है, कावेरी है, ये हमारा प्रायद्वीप के अंदर में आएगा। ठीक है, दक्षिण गंगा हमारा क्या आएगा, हमारा कावेरी है, तो ये प्रायद्वीप नदी के अंदर में आएगा। ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बात करते हैं, देख लो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें चौथा, इसमें हमारा दूसरा दूसरा जिसमें वो तो गलत हो गया। ठीक है, अब देखो केवल केवल एक भी नहीं है, केवल 4 भी नहीं है, हमारा इसका राइट आंसर 1 और तथा दोनों, 1 तथा 3 दोनों है। ठीक है, इसमें बस हमारे को ये चौथा हमारे को दिया नहीं गया, कोई बात नहीं, बाकी जो हमारा राइट जो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो हमारा राइट है, इसलिए बस आगे बढ़ जाते हैं। अभी कथन हमारा है कि शीतकालीन मानसून पवनें वर्षा नहीं करती। बिल्कुल सही बात है, शीतकालीन पवनें क्या होता है, वर्षा नहीं करती है, या करती भी तो थोड़ा बहुत करती है, वर्षा एक तरह से ना करती है। तो अभी कथन हमारा सही है। कारण पड़ता है, ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती है। ये जो पवनें ना उल्टा बहती हैं, क्या है, इस समय पे हमारे क्या मानसून जाता हुआ होता है, तो ये हमारा जो मानसून है ना, स्थल भाग से समुद्र की ओर जाता है वापसी।
तो इसलिए क्या करते हैं कि इसलिए वर्षा वह नहीं करते हैं। और जो आता हुआ रहता है, जो हमारा आता हुआ पवन मानसून रहता है समुद्र से हमारा स्थल भाग में, तो हमारा अधिक से अधिक वर्षा करता है। ठीक है, तो अभिकथन कारण दोनों सही, सही वाक्य भी करता है, 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपना क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आएगा 14। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन हमारा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिम ढाल पर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। ये आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन है हमारे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। हाँ जी, पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, कारण हमारा आएगा यहाँ वर्षा हमारा कितना आएगा, हमारा 70 से हमारा 20 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। यहाँ जो वर्षा होता है 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। क्या है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, अधिक होता है। तो ये आपका गलत हो गया, बाकी कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हैगा, निम्न अनुच्छेद का अध्ययन कीजिए और हमारा प्रश्न संख्या 15 से 17 का उत्तर देना है। लवणता का क्षैतिज वितरण। आपको मैं बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, आपका फ्री फंड के नंबर रहेंगे यहाँ पर। आपके जो 3 नंबर है ना, फ्री फंड के हैं, फ्री के दिए जा रहे हैं। ठीक है, बस क्या करना है, पैसेज को पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ो। पहले ये फ्री के नंबर है, तो इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आपको मैं सीधे पैसेज दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप खुद से वहां पर डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसकी कोई इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो बस मैं आपको बता दूं इसके अंदर में स्टेप क्या रखना है, आपको करना कैसे इस तरह के क्वेश्चन को, जैसे पैसेज हम सोल्व करते हैं ना, वैसे ही हमारे को सेम एज इट इज करना है। ठीक है, ठीक है, सेम एच ही करना है। कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पहला स्टेप क्या करोगे, क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लिया करो और क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा, तो फिर क्वेश्चन आप पढ़ लिए, दिमाग में आ गया, आप क्या करो, पैसेज को पढ़ा करो, फिर आंसर को फाइंड करा करो। इससे आपके एक्यूरेट मार्क्स बट्टे में से 3 मार्क्स का, तो 3 में से 3 मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, वरना तो आप पहले पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर ढूंढने जाओगे, तो उल्टा सा चीज हो जाता है। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो, और क्वेश्चन पढ़ते ही कई सारे क्वेश्चन हमारे को ऐसे भी आ जाते हैं। समझे बात को, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने पे है, खंड ग हैगा और 19 हमारा 18 19 16 आधारित हमारे प्रश्न है। ठीक है, देखो तो 18वां क्वेश्चन हमारे अनुच्छेद का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न को उत्तर देना है। तो अनुच्छेद हमारे वही सेम है, ये इसलिए मैं ये वाले भी तो 6 मार्क्स आपके फ्री फंड के हो गए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये वाला नहीं कराऊंगा, सेम ऐसे ही करना है। सेम कैसे करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना, फिर पैसेज को पढ़ने जाना। ठीक है, ठीक है, इसके आंसर आप दे दोगे, आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम 19वां क्वेश्चन करते हैं। आपके ना चित्र आधारित जो क्वेश्चन है आपके ना बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बोलोगे कि हाँ सर, जितने भी चित्र वाले क्वेश्चन आएंगे सर हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट प्रीवियस ईयर के 5-6 साल के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे आपके सामने मैं ला करके दे दूंगा। और प्लस में क्वेश्चन पेपर में तो करा ही रहा हूँ, प्लस में एक सेपरेट वीडियो आपके लिए मैं बना दूंगा। तो फटाफट से प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना प्लीज। कम से कम मैं आपको बोलता हूँ, कम से कम 21 कमेंट तो होना चाहिए, कम से कम 21। ठीक है, फटाफट से कमेंट कर दो, फटाफट से करो। एक बच्चा 2-3 भी करेगा तो भी चलेगा, मगर फटाफट से कर दो बस। ठीक है, करते हैं। दिए गए चित्र का पर्यवेक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमारे को देना है। ठीक है, ये हमारा देखो रेगिस्तान का चित्र है। ठीक है, अब करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा आएगा, उपयुक्त चित्र भारत के किस भू आकृति खंड को दर्शाता है। ये हमारा मरुस्थल, हमारे राजस्थान के मरुस्थल को दर्शाता है। ये हमारा हो गया पहला, थार मरुस्थल भी लिख सकते हो आप। दूसरा हमारा प्रदर्शित भूखंड भू आकृति खंड में बहने वाले नदी का नाम क्या है। राजस्थान में कौन सी नदी बहता है, हमारा लूनी नदी बहता है। तीसरा हमारा है कि ढाल के आधार पर प्रदर्शित भू आकृति खंड को विभाजित कीजिए। ढाल के आधार पर, यहाँ पे जो ढाल के आधार पर 2 प्रकार के हमारे भू खंड पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से आपको मैं डिटेल में भी बता देता हूँ, डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए और टेलीग्राम का पीडीएफ है, हमारे क्वेश्चन पेपर का आंसर की का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को फटाफट से ज्वाइन कर लो। ठीक है, बाकी 19 से 18 क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, तो उसके आंसर भी मैंने दे रखे हैं, आंसर लिख रखे हैं। चलो करते हैं, पहले जो हमारा इसका आंसर क्या, हम क्या लिखेंगे, भारतीय मरुस्थल लिखेंगे। भारतीय मरुस्थल, या आप उसको थार, या आप थार मरुस्थल भी लिख सकते हो, थार मरुस्थल भी लिख सकते हो, या थार मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल या तो थार मरुस्थल लिखना। ठीक है, आगे कौन सी नदी बहती है, लूनी नदी बहती है। तीसरा हमारा क्या, ढाल के आधार पर भारतीय मरुस्थल को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला हमारा क्या होता है, उत्तरी भाग, और हमारा होता है दक्षिणी भाग। ठीक है, उत्तरी भाग जिसका ढाल पश्चिम, जिसका ढाल पाकिस्तान में सिंधु नदी घाटी की ओर है। ठीक है, उत्तरी भाग जिसका हमारा ढाल जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी की ओर है, इसको हम उत्तरी भाग कहते हैं। दक्षिण भाग हमारा जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर, कच्छ के रण की ओर मतलब गुजरात की ओर,
ठीक है, कच्छ के रण की ओर जहां लूनी नदी बहती है, ठीक है, जो ढाल के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके आने से बाद आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है, और डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चों के लिए भी सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खंड गा स्टार्ट यहाँ से हो जाता है, यहाँ से हमारे 20 से लेकर 23 क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा 20, मानव प्रकृति का एक अंग, ठीक है, अंगभूत अंग है, ठीक है, अंगभूत अंग है मतलब कि एक अंग है, ठीक है, एक विशिष्ट अंग बोल सकते हो, या अपना आप विभाज्य अंग भी बोल सकते हो, मतलब कि एक अंग है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा अंग है, ठीक है, तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। अब क्या करता है मानव, क्या करता है, अपने प्रकृति पर अपना छाप छोड़ता है। छाप छोड़ने का मतलब है कि वह प्रकृति का उपयोग करके बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करता है, सेवाओं का निर्माण करता है, ये चीज, ठीक है। तो कथन का विश्लेषण कीजिए, मतलब कि जो हमारे को बताना है कि प्रकृति, मानव जो है प्रकृति का कैसे एक अंग है वह बताना है, प्लस में हमारे को प्रकृति पर वह अपना छाप कैसे छोड़ता है वह भी हमारे को बताना है। तो चलो मैं आपको कराता हूँ इसका आंसर। एक सेकंड, कुछ छोड़ दिया क्या मैंने? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, चलो रुक जाओ, इसको कर ले। देखो, प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारे प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनायमुड़ी। क्या हमारा अनायमुड़ी हैगा, और वह हमारा कहाँ पे स्थित है? हमारे पश्चिमी घाट में स्थित है, और ये कौन से राज्य में आता है? हमारा केरल राज्य में आता है। इसको या वैसे तो याद करने की जरूरत है, वैसे बस समझाने के लिए याद मत करना, बस अनायमुड़ी लिख देना, ठीक है। अनायमुड़ी याद रखना, पश्चिमी पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारा अनायमुड़ी। आगे करते हैं पश्चिम पश्चिम तथा पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? हमारा पश्चिम तथा पूर्वी घाट कहाँ पे हमारे रहेंगे? हमारा कहाँ पे मिलते हैं, ये ध्यान रखना, कहाँ पर हमारे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? तो ये हमारा है नीलगिरी पहाड़ी पर एक दूसरे से मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट होता है हमारा, महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? हमारा ये हमारा सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री मतलब कि सह्याद्री, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो करते हैं इसके आंसर, देते हैं 20 का आंसर देते हैं, ये रहा, ठीक है। 20 के आंसर के अंदर मैंने 5-5 पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो कोई भी आपको 3 बेस्ट पॉइंट याद करना है, जो भी आपको आसान लगे उसको याद कर लेना। पहला हमारा आएगा, मनुष्य अन्य, ठीक है, मनुष्य अन्य जीवों की तरह प्रकृति का एक हिस्सा है। हमारा जीवन जैसे कि हमारा भोजन और स्व भोजन हो गया, और सांस हो गया, आश्रय मतलब कि आवास, घर हो गया, प्रकृति द्वारा पोषित है, प्रकृति द्वारा दिया जाता है, और हम प्रकृति के नियम को समझकर विकास करते हैं। ये हमारे को लिखना है, पहले हमारे को ये लिखना है। दूसरा हमारे को लिखना है, अपनी बुद्धि, तकनीक और गतिविधियों के माध्यम से मानव प्रकृति को बदलता है, और खेती के लिए वनों की कटाई और शहरों का निर्माण, नदियों का पर बांध, औद्योगिक विकास, ये सभी प्रकृति पर मानव की छाप के उदाहरण हैं, ठीक है। ऐसे लिखिए, सब हमारे कौन सा लिखना है? तीसरा हमारे को लिखना है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, प्रकृति प्रकृति और मानव जीवन को आकार देती है, और मानव अपनी जरूरतों के अनुसार प्रकृति को रूपांतरित करता है, मतलब कि प्रकृति के जो कच्चे माल को लेकर के वह अपने उपयोगी वस्तुओं में बदल देता है, ये चीज लिखना है। तीसरा चौथा हम ये लिख सकते हैं, पांचवा हम ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी बेस्ट पॉइंट लगे वह आप लिख देना। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 21 आएगा, 21 का ए, डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही भांति होते हैं। जो हमारा डेल्टा जो होता है, डेल्टा जलोढ़ पंखों मतलब कि छोटे छोटे पंखों जैसा हमारा क्या होता है, छोटे छोटे पंखों जैसा हमारा होता है, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। उनके विकसित होने का मतलब कि जलोढ़ जो होता है, डेल्टा जो मेरे डेल्टा जलोढ़ पंखों, डेल्टा जो होता है ना मेरे डेल्टा में पंखों, छोटे छोटे पंख जैसा समझते हो? पंखों मतलब छोटे छोटे कण जैसा होता है, बस बट लेकिन इसके विकसित होने का स्थान जहां पर वह पूरे इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहां का जो अपना जो क्षेत्र होता है वह अलग होता है, मतलब कि दोनों के अंदर में अंतर होता है। डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया को हमारे को स्पष्ट करना है, मतलब डेल्टा का निर्माण कैसे होता है हमारे को करना है। चलो करते हैं। देखो, तो इसको आपको कहा, इसके अंदर में आपको 4 के 4 पॉइंट लिखने हैं, ध्यान रखना। ये चारों पॉइंट कैसे लिखा जाता है, मतलब कि स्टेप 1 से स्टेप 4 तक कैसे कैसे बनता है वह सब मैंने लिख रखा है। तो पहला हम लिखेंगे, पहाड़ी हो गया या पूरे इलाकों में नदी का वेग अधिक होता है, मगर नदी का वेग का मतलब है गति, बहुत ज्यादा तेज होता है, ठीक है। भाव हो गया, आप इसको भाव भी कह सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें, और जिससे वह बड़ी मात्रा में तलछट या गाद हो गया, रेत हो गया, बाजरी का प्रभाव परिवहन करती है, ठीक है। मतलब कि वह अपने साथ में तलछट मतलब कि तलों को काट करके आसपास में, जैसे कि नदी बहती है तो आसपास में क्या रहता है, हमारे सतह रहते हैं, उसको तो मिट्टी को क्या करते हैं, वह बहाते मिट्टी का परिवहन करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है मिट्टी को, ठीक है। आगे दूसरा हमारा है
जब नदी समुद्र या झील के पास अपने मुहाने पर पहुंचती है, मतलब कि जहां पर नदी या झील के पास में पहुंच जाती है, मुहाने मतलब कि अपने अंतिम क्षेत्र के आसपास में, जो तो ढलान कम हो जाता है, मतलब कि वह जैसे कि मुहाने पे मतलब कि अपने अंतिम क्षेत्र में पहुंच जाता है, तो ढलान क्या हो जाता है वहां पर, ढलान, ठीक है, ढलान आपका क्या हो जाता है हमारा, कम हो जाता है। जैसे कि हम आपने देखा होगा, आप कभी हरिद्वार गए होंगे, ठीक है, जब आपने गंगा नदी की जो क्या होता है बहाव होता है, आपने शायद आपने देखा हो, किसी किसी बच्चे ने देखा होगा और किसी किसी बच्चे ने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो मैं पिछले साल गया था, तो इससे पहले मैं भी नहीं गया था, तो वहां पे मैंने जो गंगा नदी के जो बहाव था ना, इतना तेज था, पूछो मत, आप पैर वहां पे टिका नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो ये चीजें उदाहरण है। तो इसी उसी तरह से हमारा क्या होता है, डेल्टा इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है इस तरह से हमारा, ठीक है। तो वही देखो, और पानी की गति क्या हो जाती है वहां पर, धीमी हो जाती है, ढलान पे क्या हो जाता है, धीमी हो जाता है। तीसरा हम लिखेंगे, वेग कम होने के कारण नदी की तलछट को आगे ले जाने की क्षमता क्या होती है, मतलब कि जो मिट्टी जो बहाव लेकर के आता है उसको ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, और वहां उस, ठीक है, वह उसे जमा करना शुरू कर देता है, वह उसे क्या करता है, मतलब कि जहां पे भी अब क्या होगा, गति तो धीमी होगी, अब क्या होगा, जितने भी जहां जहां से वह गुजर रहा है, तो वहां पे हमारे जितने भी रेत वेत, जो भी हमारा रेत है, मिट्टी का कण है, वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और ये जमाव नदी के मुहाने पर होता है, नदी के मुहाने पे मतलब कि अंतिम सिरे के आसपास में होता है। आगे करते आएंगे, और समय के साथ तलछट के लगातार जमा होने से एक त्रिकोणीय या पंखी के आकार की, त्रिकोणीय या पंखी आकार की आकृति बनती है, जिसे डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे को लिखना है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने अंतजनित और बही, ठीक है, बही जनिक, अंतजनित बही जनिक प्रक्रियाओं में अंतर हमारे को स्पष्ट करना है। ये प्रक्रिया होते क्या, मैं आपको समझा देता हूं। पहले पहले हम अंतजनित प्रक्रिया के बारे में लिखेंगे, तो अंतजनित के लिए हम कितने पॉइंट लिखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन 2 पॉइंट इसके लिए लिखेंगे, और हम बहीजनिक के लिए 2 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, 4 पॉइंट टोटल हो जाएगा, तो हमारे को 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। पहले लिखेंगे, यह बल पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होता है, जो अंतजनिक जो हमारा प्रक्रिया, हमारा जो बल होता है प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया, तो इसमें ये जो हमारा अंतर्जनिक जो मेरा बल होता है, अगर मैं पृथ्वी के भीतर से, कोर से हमारा उत्पन्न होता है। दूसरा हम लिखेंगे, इन बलों के कारण ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज गतियां होती है, ठीक है, गतियां, जैसे कि हमारा जो भूकंप हो गया, ये सब जिससे कि हमारा ज्वालामुखी, भूकंप, प्रसन और वलन जैसी भूआकृति बनती है, ठीक है। आगे तीसरा हम लिखेंगे, इन प्रक्रियाओं के पीछे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा होती है। अब ये सब इसके पीछे कारण क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक जो हमारा ऊर्जा होता है उसका बाहर एक्सपोर्ट, मतलब कि बाहर विस्तार होना, ठीक, बाहर फैलना, इसका कारण होता है, ठीक है। अगला लिखेंगे हम, वही जनिक प्रक्रिया, यह प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर होता है, ठीक है, होता है, और अपनी ऊर्जा, ठीक है, अपनी ऊर्जा वायुमंडल से प्राप्त करता है, और उसकी ऊर्जा कहां से मिलता है आपको, जैसे कि चक्रवात हो गया, चक्रवात हो गया, ठीक है, बाहर से हमारे को मिलता है इसकी ऊर्जा, और अपक्षय, जैसे कि इसके उदाहरण हमारा अपक्षय हो गया, भूस्खलन हो गया, आपदा अपवर्दन हो गया, अपवर्दन, निक्षेपण मुख्य वहीजनिक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। तीसरा हमारा आएगा, बर्फ हो गया, जैसे कि जल, बर्फ, हवा जैसे प्राकृतिक तत्व इन प्रक्रियाओं में भूआकृति कारक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा भूआकृति, मतलब कि इन सबका बर्फ, जल का बनना, बर्फ का बनना, हवा का प्राकृतिक तत्व, इन प्रक्रियाओं में भू आकृति कारक, मतलब कि जो भू आकृति, जैसे कि जो भी हमारे संरचना बन जाना होता है, ठीक है, भू आकृति कारक के रूप में कार्य करते हैं। एक सेकंड हो जाना, ठीक है, ये बनती है, मतलब कि इस सब से, इसके अंदर में ये सब बर्फ बन गया, और बर्फ हो गया, जल हो गया, हवा हो गया, इस सब का, हवा का उठना, जल का इधर से उधर जाना, या बर्फ गिरना, इस सब का कारण होता है, ठीक है, बस इसी कारण ये सब बनते हैं। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने पे है 22, भारत में नदी जल उपयोग से संबंधित अनेक समस्या हैं। नदी के जल उपयोग से, मतलब कि नदी के जल उपयोग करने में बहुत सारी समस्या हैं, तो इस कथन को प्रमाणित करना है हमारे को। चलो करते हैं। देखो, तो पहला हम पॉइंट लिखेंगे, 4 पॉइंट है, कोई भी 3 बेस्ट पॉइंट आपको याद करना है। तो जल प्रदूषण, पहला औद्योगिक कचरा, अनुपचारित सीवेज हो गया, और अनुचित मानव क्रिया के कारण नदियां गंभीर रूप से प्रदूषित हो गई है, जो उपयोग के लायक नहीं है। तो ये हमारा हो गया, जो क्यों नहीं, हमारे को इसमें ये क्वेश्चन में ये लिखना है कि क्यों नहीं हम नदी के जल का उपयोग कर सकते हैं, ये हमारे को लिखना है, ठीक है। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण हमारा ये है, तीव्र शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और असक्षम कृषि पद्धतियां के कारण, मतलब कि अधिक से अधिक किसका उपयोग करना, अपने उर्वरकों का उपयोग करना, फर्टिलाइजर का यूज करना, ये सब।
के कारण सतही, ठीक है, सतही और भूमजल, ठीक है, भूजल स्तरों का अत्यधिक दोहन हुआ है, जिससे जल स्तर में भारी गिरावट आया है। तीसरा हमारा आएगा सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज, जैसे कि सबों को पानी में बहाना और नदी में स्नान करना, कचरे फेंकने जैसे सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज भी प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। चौथा हम लिख सकते हैं जल गुणवत्ता में कमी, मैदानी इलाकों से बहने वाली नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी, ये भी कारण है। तो हम चार में से कोई भी 3 बेस्ट पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। 23 क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा दिए गए चित्र का पर्यवेक्षण कीजिए, इसका जांच, इसके बारे में हमारे को देखना समझना है क्या चीज है, तथा निम्नलिखित हमारे को प्रश्नों को उत्तर देना है। ये आपको चक्रवात का एक उदाहरण है, ये चक्रवात है हमारा, ठीक है। इस चक्रवात को हम क्या कहते हैं, इसको हम चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, ठीक है। तो आपके ये भी चित्र वाला एक क्वेश्चन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हो गया आपका। चलो इस रिलेटेड में जो हमारे क्वेश्चन है उसको करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने में, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में शांत क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। केंद्र के अंदर मतलब कि ये जो हमारा केंद्र का जो क्षेत्र है, ये मेरा, ये जो मेरा केंद्र का जो अंदर का, ये जो मेरा अंदर का क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना जाता है मेरा, किस नाम से जाना जाता है मेरा, ये हमारे को चक्रवात की आंख के नाम से जाना जाता है, चक्रवात की आंख कहते हैं इसको, केंद्र को हम क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख कहते हैं। अगले देखो हमारा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वर्षा के लिए कौन से बादल उत्तरदायी है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अंदर में क्या होता है, हमारा वर्षा होता है, तो उसके लिए कौन से बादल हमारे उत्तरदायी है, उनका नाम बताना है हमारे को। तो कपासी वर्षा मेघ, कपासी वर्षा मेघ, ठीक है। और ये कपासी वर्षा मेघ कहाँ पर हमारे स्थित होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के आग के चारों ओर स्थित चक्रवर्ती भित्ति, ठीक है, चक्रवात भित्ति क्षेत्र में कपासी वर्षा मेघ पाए जाते हैं। मतलब कि जो आग होता है, मतलब कि बताता हूँ, चित्र समझो। ये जो हमारा केंद्र रहेगा, केंद्र के आसपास में यहाँ सब पे क्या रहते हैं, यहाँ सब पे मेरे केंद्र ही तो ये हो गया, केंद्रीय चीज है, और ये आसपास में यहाँ सब पे क्या, ये सब बादल है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे स्थित होते हैं। आगे बढ़ते जाते हैं। 13 हमारा है, देखो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के किस क्षेत्र में पवनों का वेग अधिकतम होता है और तथा मूसलाधार वर्षा होती है। मतलब कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के किस क्षेत्र के अंदर पवनों का वेग, मतलब कि हवा का जो गति होता है बहुत ज्यादा अधिक होता है, किस क्षेत्र के अंदर में, तो हमारा चक्रवर्ती भित्ति, चक्रवर्ती भित्ति का मतलब समझाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर जो चक्रवर्ती भित्ति है मेरा, ये रहा, जो पावर है ना, असली पावर, यहाँ पर असली पावर रहता है, असली पावर यहाँ पर है, ठीक है, केंद्र के अंदर में असली पावर है, ठीक है। तो चक्रवर्ती भित्ति, एक सेकंड हो जाओ, ये गलत बता रहे हो, चक्रवर्ती आंख की मतलब कि ये क्षेत्र होगा ना, ये क्षेत्र नहीं है, गलत बता रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। ये सब इलाके, ये बाहर वाला जो इलाका होता है ना, ये सब बाहर वाले इलाके, ये सब यहाँ पर ना जगह हमारा क्या होता है, बहुत ज्यादा तेज रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो चक्रवर्ती भित्ति क्या है हमारा, चक्रवर्ती भित्ति के बाहर में हमारा क्या रहता है हमारा, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के किस क्षेत्र में, चक्रवर्ती भित्ति में हवाओं का जो गति रहता है बहुत ज्यादा तेज रहता है। तो चक्रवर्ती भित्ति वह क्षेत्र है जो चक्रवात की आग को घेरे रखता है, मतलब केंद्र को घेरे रखता है, और इस क्षेत्र में वायु का वेग अधिकतम रहता है, मतलब बहुत ज्यादा तेज रहती है हवाएं, ठीक है। बस, तो ये भी सेम इसी का ऊपर जैसे ही क्वेश्चन है हमारे। और इंग्लिश मीडियम में बच्चे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे। आज की क्लास के अंदर में मैं यहीं तक आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इसके आगे जो खंड आएगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर में आपको मैं करा दूं कंप्लीट। तो आपको मैं ये बोलना चाहता हूं, आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। आपसे स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन के अंदर में कुछ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, डाउट कुछ भी हो, तो कमेंट जरूर करना, प्लीज 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 कमेंट जरूर करना। और चैनल को अभी तक आपसे स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कर देना। प्लीज फटाफट से ये 4 काम कर दो प्लीज, एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा है हमारे कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। इससे हमारा क्या रहेगा, इससे हमारे को एक पावर मिलेगी, ठीक है, एक पावर मिलेगी, जिससे कि हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।